अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब क्या पढ़ा था? वो सब कंपनी रूल पढ़ा था। अब हम लोग कहाँ एंटर कर रहे हैं? तो अब हम लोग क्राउन रूल में एंटर कर रहे हैं। ठीक है? मैं अपना स्पीड स्लो ही रखूँगा। ये चैप्टर 4 दिन 5 दिन में ओवर हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पूरी तरीके से याद हो जाना चाहिए और फिर थोड़ा 2-4 एक्ट पढ़ने के बाद हम लोग फिर से उन सब चीज़ को एक बार रिकलेक्ट करेंगे, रिकॉल करेंगे, ठीक है? क्राउन रूल। तो अब हम लोग क्राउन रूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्राउन रूल का स्टार्टिंग 1858 टिल 1947 तक है। अब देखिए क्राउन रूल, सबसे पहले क्राउन रूल का एक्ट जो आया था वो कब आया था? तो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जाना जाता है। अब आप पूछेंगे सर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? तो आपको मैंने बताया था कि इंडियन काउंसिल नाम हो गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम हो गया था। याद है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है? प्लीज कोई भी। अच्छा, योर आईसाइट इज वीक, मैं जूम कर दूं? ओके थैंक यू, मैं जूम कर देता हूँ। ओके, जब कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दिया करिए। इतना सही है? इस पे दिख रहा है? ओके ओके फाइन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि दिस वाज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। ये किसका पार्ट था? तो ये गुड गवर्नमेंट का पार्ट था। तो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किस नाम से जाना जाता है? तो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें लिटिल चेंजेस लिखा गया है, लेकिन चेंजेस बहुत सारा हुआ था, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कंपनी रूल से क्राउन रूल में हम लोग एंटर कर गए थे। तो अब क्राउन रूल में ये क्या चाहते थे कि धीरे-धीरे ये अपना स्ट्रेंथन करना चाहते थे अपने पावर को, ठीक है? तो किस तरीके से ये पावर स्ट्रेंथन करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर जब जब हम लोग वहाँ भी देख रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट में, तो वहाँ भी हम लोग देखे थे कि सबसे पहले वो इंडियन अफेयर्स में जब एंटर करने गए थे, तो कहाँ पे हिट किए थे? एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे हिट किए थे। तो यहाँ भी जब वो एंटर किए हैं क्राउन रूल से, तो कहाँ पे हिट करेंगे सबसे पहले? एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में हिट करेंगे। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में उन्होंने कैसे हिट किया? तो देखिए, जो भी कंपनी का टेरिटरी था इंडिया में, तो जब तक कंपनी से जो भी पार्ट कंपनी से रूल हो रहा था, अब वो सारा किससे रूल होगा? तो क्राउन से रूल होगा। तो कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर टू बी वेस्टेड इन द क्राउन। तो अब वो क्राउन से रूल होना स्टार्ट हो चुका था और कंपनी के पास जो भी पावर था उन सब टेरिटरी पे वो सारा पावर सीज कर लिया गया था। तो पहला एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने क्या हिट किया? इन्होंने देखा कि अभी तो कंपनी रूल कर रहा था, तो अब कंपनी के पास जितना भी पावर था उनके पावर को सीज कर लो और कंपनी जहां जहां रूल कर रहा था वहां पे अब कंपनी रूल की जगह पे क्राउन रूल इम्पोज कर दो। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरीके से चेंज आया। दूसरा क्या हुआ था? डबल गवर्नमेंट को इन्होंने एंड कर दिया था। डबल गवर्नमेंट में क्या हुआ था? तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए, आज हम लोग एक पढ़ेंगे डुअल गवर्नमेंट और ये है डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट में क्या हुआ था? तो डबल गवर्नमेंट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इंट्रोडक्शन कब हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? कब इनको बाइफरकेट 18 किया days गया था? पिट्स एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। प्लीज माइक ऑन नहीं करिए, नहीं करिए माइक ऑन, और सबको माइक बंद रखे। मैं आप लोगों को बोलने का पूरा मौका दूंगा, मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा फिर आपके पास बहुत मौका होगा। तो डबल गवर्नमेंट को इन्होंने एंड किया बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? हाँ वंडरफुल, 1784। अब क्या था? तो जो क्राउन था ना, उनको एम्पावर किया गया था कि आप गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं और प्रोविंस में जो भी गवर्नर अपॉइंट होते हैं आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी प्रोविंस को आप किससे रिलेट करेंगे? स्टेट से। तो अभी आप देख रहे हैं स्टेट में भी गवर्नर होता है। तो क्राउन को ये पावर दिया गया था कि आपके पास ये पावर है कि आप गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं और प्रेसिडेंसी में, मतलब प्रेसिडेंट जो जहां भी प्रेसिडेंसी था उन सब प्रेसिडेंसी में जो भी गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं वो भी पावर किसके पास था? तो क्राउन के पास ये पावर दिया गया था, ठीक है? अब अब आप लोग देखिए यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हम लोगों ने देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले ये आते हैं क्राउन रूल लेके और एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट करते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन पे किस तरीके से हिट कर रहे थे ये, तो जहां जहां कंपनी का टेरिटरी था उन सब टेरिटरी पे ये अपना क्राउन रूल इम्पोज कर दिए थे। और क्या किए, तो जहां भी कंपनी का पावर था उन सारे पावर को सीज कर लिया गया था। इनको जो क्राउन था उनको एम्पावरमेंट कर दिया गया था, उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया था कि अब आप जो है वो गवर्नर जनरल को भी अपॉइंट कर सकते हैं और प्रेसिडेंसी के गवर्नर को आप अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज काउंसिल, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में एक और चेंज आया था। तो क्या आया था कि यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोजीशन सेट किया गया था, एक ऑफिस सेट किया गया था, एक नया ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया था जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स ही थे। जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में जो थे वो सब ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। तो जब ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे तो वो किनको रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा के जो मेंबर्स जो सॉरी जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू हुम, आर रिस्पॉन्सिबल टू हुम, लोकसभा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम लोग उस दिन जब पढ़ रहे थे, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी डेरिवेबिलिटी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। हाँ वंडरफुल, लोकसभा। तो यहाँ पे भी क्या था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक नया ऑफिस सेटअप किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में जो मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे। तो अल्टीमेटली ये किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ ये रिस्पॉन्सिबल थे, टुवर्ड्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और एक नया एडवाइजरी बॉडी भी बनाया गया था जिसका नाम था काउंसिल ऑफ इंडिया, वाज क्रिएटेड टू असिस्ट इट्स चेयरमैन। वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही वो चेयरमैन हो गए थे और उनको काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था। काउंसिल ऑफ इंडिया पहले एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। अब ये जैसे आपने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्राउन रूल, यहाँ तो क्राउन रूल आ गया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में अपना कंपनी रूल था, तो कंपनी रूल में यहाँ पे एक नया पोस्ट बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए कोई तो चाहिए होंगे, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। इसी तरीके से यहाँ पे क्राउन रूल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए चाहिए होगा ना, तो किनको बनाया गया, तो इनको कौन असिस्ट करेगा, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से रिलेट करते जाइए, अब आपको पता भी चलेगा कहीं पे अगर कोई भी बड़ा रिफॉर्म्स आता है ना तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन हिट होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में अगर आप कोई एक नया पोस्ट बनाते हैं तो क्या वो सिंगल पोस्ट पूरे डिपार्टमेंट को चला पाएगा, नहीं, उसको असिस्ट करने के लिए कुछ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे पीएम होते हैं, तो क्या पीएम अकेले पूरे देश को चलाएंगे, नहीं, तो उनको असिस्ट करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ताकि उनको असिस्ट करे, तभी ये देश चल पाएगा। तो सेम यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करने के लिए कौन चाहिए था, तो काउंसिल ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन पे तो ये हिट कर रहा था। अब ये क्या चाह रहा था क्राउन रूल की, जो भी पहले का पार्ट है उन सब पार्ट को हम चेंज करते चले। तो अब इन्होंने डेजिग्नेशन चेंज करना स्टार्ट किया। अब पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनको चेंज करके अब इन्होंने क्या बोला कि अब ये पोस्ट नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कोई पोस्ट नहीं रहेगा, अब क्या पोस्ट रहेगा, तो वायसराय ऑफ इंडिया। और पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है। तो ये आते आते क्या किए, अपने डेजिग्नेशन को चेंज कर दिए। ये अब 1858 में इतना ही हुआ था। ठीक है। अब 1858 में इन्होंने बस एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट किया था और कुछ नहीं किया था। और आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने किस तरीके से हिट किया था। ठीक है। अब ये चूंकि पॉलिटिकल जो सेटअप जो इन्होंने किया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, उनके थ्रू काउंसिल ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये जो भी हुआ था इसके बाद ये क्या चाहते थे कि ये जो पॉलिटिकल सेटअप है ये इसी तरीके से स्मूथली एंड ऑल्सो लास्ट जी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके डेजिग्नेट करके वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, क्लास के बाद देखते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं, जीजी ऑफ इंडिया क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। वेट, इसके बाद क्या हुआ था कि ये जो पार्ट था, जो आपने जो एक्ट बन गया था, अब ये एक्ट इसी तरीके से वो चाह रहे थे गवर्न हो, तो इसको और भी ये चाहते थे कि अब ये कोई भी अगर एंटर करता है एडमिनिस्ट्रेशन में हिट करेगा, इतने बड़े कंट्री को उनको चलाना है, तो कैसे इतना बड़ा कंट्री चल पाएगा।
तो उनको कॉपरेशन का रिक्वायरमेंट्स था, लोग एक उनको कॉपरेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे तभी तो वो चला पाएंगे। अगर लोग पहले ही दिन अगर रिवॉल्ट कर दिए, आप कुछ नया स्टार्ट करने गए और आपको पूरा तरीके से रिवॉल्ट मिल गया, तो क्या आप उस चीज को आगे स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सेम यहाँ पे हुआ था कि ब्रिटिशर्स को बहुत बहुत, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो बहुत जगह पे राज कर रहे थे ना, तो उनको पता था कि किस तरीके से हमें कंट्री पे राज करना है। तो राज करने के लिए उन्होंने बहुत सारा ऐसा नया-नया तरीका अपनाया था। तो इस नए तरीके में क्या था कि इन्होंने सोचा कि चलो इंडियंस के कोऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है। अब इंडियंस हमें कैसे कोऑपरेट करेंगे? तो इंडियंस को कोऑपरेशन करने के लिए क्या-क्या करना होगा? तो इन्होंने क्या किया, एक एक्ट लाया 1861 का, दूसरा एक्ट लाया 1892 का और तीसरा एक्ट लाया 1909 का। तो धीरे-धीरे ये इंडियंस को शामिल करना चाह रहे थे, क्योंकि इनको लगा कि इंडियंस के कोऑपरेशन के बिना तो हम चल नहीं पाएँगे। तो इंडियंस के कोऑपरेशन के बिना नहीं चल पाएँगे, तो इंडियंस को इसमें ऐड ऑन करते चले जाएँ। तो इंडियंस को ऐड ऑन कैसे करेंगे? तो अब धीरे-धीरे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का एडिशन करना शुरू करेंगे। अभी देखिए ये कैसे होता है इंडियंस का एडिशन यहाँ पे। तो देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन जो आपका स्टार्ट हुआ था, सेंट्रलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? आप लोग सब कुछ चैट कॉलम में बताएंगे। 1861 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेंट्रलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? सेंट्रलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1773 में। पीक पे कब पहुंचा था? सेंट्रलाइजेशन पीक पे कब पहुंचा था? 1833 में। तो 1833 में सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंच गया था। ठीक है। अब क्या है कि जब सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंचेगा तो कोई चीज नीचे भी तो आता है ना। तो अब यही स्टार्ट हुआ था। अब इनको तो कॉपरेशन चाहिए था इंडियंस का, तो इंडियंस के कॉपरेशन और दूसरा इनको रेवेन्यू भी चाहिए था। तो दोनों चीज एक साथ कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे 1861 में सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस डिसेंट्रलाइजेशन में देखिए क्या हो रहा है। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो इट रीस्टोर्ड जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो पावर ले लिया गया था। तो कब लिया गया था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पावर को, कब छीन लिया गया था? उनके पावर को डिमिनिश कर दिया गया था ना, किस एक्ट में? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पावर को 1833। तो यहाँ पे 1833 का जो भी पावर था ना उसको रीस्टोर कर दिया गया, क्योंकि वहां पे सेंट्रलाइजेशन पीक पे था। अब सेंट्रलाइजेशन पीक पे से अब आप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ स्टार्ट करेंगे, तो जो भी आपने सेंट्रलाइजेशन में जो एक्ट जो चेंजेस लाए थे, उस चेंजेस को तो आपको अब चेंज करना होगा। तो अब 1833 का जो भी पावर था वो वापस रीस्टोर कर दिया गया। So it restored the legislative power of the Bombay and Madras Presidency taken away by the Charter Act of 1833. Thus, it began the process of decentralization in Indian administration. तो अब आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले 1858 में क्या आता है? क्राउन रूल। 1858 में क्या आता है? क्राउन रूल। क्राउन रूल में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन हिट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन हिट हुआ। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हिट हुआ है, ये किस किस पार्ट पे हिट हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ पे जो डबल गवर्नमेंट था, इन्होंने इसको एंड किया। डबल गवर्नमेंट जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इनको इन्होंने एबोलिश कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो क्राउन था, ये क्राउन जो है ये यहाँ के कंपनी रूल को सीज कर दिया था। जहां जहां कंपनी का पावर था उन सब पावर को सीज कर दिया था। और दूसरा क्या किया था कि जहां जहां कंपनी का टेरिटरी था उन सब टेरिटरी पे अब रूल किसके द्वारा हो रहा था? तो क्राउन के द्वारा रूल हो रहा था। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उनके पोस्ट को डेजिग्नेट करके और क्या कर दिया गया? तो वायसराय का पोस्ट डेवलप कर दिया गया। और भी एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या चेंज इन्होंने किया था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इनका। डेजिग्नेशन चेंज हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश हो गए थे। अब हम लोग कहाँ चले थे? 1861 में। तो 1861 में जो भी आपका सेंट्रलाइजेशन पीक पे था, तो अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था।
तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि जो भी पार्ट सेंट्रलाइजेशन में छीन लिया गया था उसको रीस्टोर किया गया था। तो कौन कौन से पार्ट को रीस्टोर किया गया था? तो 1833 के पार्ट को, जो कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसका पावर छीन लिया गया था, तो उसके पावर को अब रीस्टोर कर दिया गया यहाँ पे 1861 में। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है और किसको याद नहीं हुआ है? आप मुझे ये बताइए, 1861 तक यहाँ तक किसको याद नहीं हुआ है? देखिए, ये एक और चीज मैंने बताया आपको कि इस चीज को अब ध्यान देना है कि 1858 के बाद जब क्राउन रूल आया था, तो ये चाहते थे कि काफी लंबे टाइम तक हम इंडियंस पे राज करें। तो ये राज कैसे कर सकते थे? जब तक इनको कॉपरेशन नहीं मिलता इंडिया का, क्या ये जब तक इनको सपोर्ट नहीं मिलता इंडियंस का, क्या ये कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे ये इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे, और इंडियंस का सपोर्ट चाहने के लिए धीरे धीरे इंडियंस को अपने सिस्टम में इंडल्ज करते जा रहे थे, एंटर कराते जा रहे थे। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि अभी हम लोग 1861 का ही पार्ट देख रहे हैं। 1861 में और क्या हुआ था? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन हुआ था। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्रिएशन हुआ है? तो बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में, इन सब जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन किया गया था। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएट जब कर दिया गया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को इंडल्ज करना स्टार्ट किया गया था, क्योंकि इनका टारगेट क्या था? हमें बहुत टाइम तक इंडियंस का कॉपरेशन चाहिए, इंडियंस के कॉपरेशन के बिना हम इस चीज को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ये चीज जानते थे कि जब तक इंडियंस उनको सपोर्ट नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या है? इंडियंस का सपोर्ट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने इंडियंस को ऐड करना स्टार्ट किया था। तो इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो जहां जहां लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्होंने इंडियंस, अब ये देखिए लॉ मेकिंग प्रोसेस और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या आप आज की डेट से इस चीज को रिकॉल कर पा रहे हैं? लेजिस्लेचर आर लॉ मेकिंग बॉडी। तो ये सब जो पार्ट आपको दिखेगा ना, ये सब पार्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, ये सब रेगुलेटिंग एक्ट से लेके टिल 1947 तक जो भी एक्ट आया है उसी सब के बेसिस पर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का स्टार्ट हुआ था। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है? लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रेम किया गया। ठीक है। देखिए किसी का बैकग्राउंड में लगातार नॉइज आ रहा है, तो मुझे इको का साउंड आता है। तनवीर अहमद, मुझे इको का साउंड आएगा ना तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तनवीर, म्यूट योर माइक। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का बिगनिंग स्टार्ट हो चुका था। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये इसका क्या मतलब है कि अब जो इंडियंस को आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में ला रहे थे, तो वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। तो नियर अबाउट सपोज करिए कि यहाँ पे 10,000 पीपल है, तो यहाँ से सपोज 1000 पीपल है, तो 1000 पीपल में से एक पीपल को आप लेके आ रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। और यही चीज आज भी हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ जो जो डेमोक्रेसी जो है, वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहा तो जाता है, लेकिन एक्चुअली वो इनडायरेक्ट है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या डायरेक्टली आप किसी चीज के लिए पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ को बनाते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गया था। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया गया था। अब पोर्टफोलियो का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब यहाँ पे न्यू टूल्स ऑफ इम्प्रूव एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन यहाँ पे किस वर्ड से लिया गया है? तो एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब हम लोग यहाँ पे सब कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी को देखेंगे। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी को आप कैसे देखेंगे? तो जहां जहां वायसराय होगा ना, उस वायसराय को आप प्रेसिडेंट से कंपेयर करके देखना, प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंशियल फॉर्म से। देखिए नया पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था बाय वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नया पोर्टफोलियो सिस्टम। तो आज के डेट में आप देखते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सबको पोर्टफोलियो दिया जाता है। किसी के पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स का पोर्टफोलियो है, किसी के पास डिफेंस का पोर्टफोलियो है, किसी के पास होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है। तो सबके पास अलग अलग पोर्टफोलियो बटा है।
तो यहाँ पे अब पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन सबसे पहले कब हुआ था? तो 1860। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया था 1861 में। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? तो जो काउंसिल मेंबर्स जो थे ना, वो किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ऑथराइज किए गए थे कि आप उस डिपार्टमेंट के बिहाफ में कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट डिपार्टमेंट। यहाँ भी यही होता है ना, पोर्टफोलियो। अब जैसे बहुत सारा डिपार्टमेंट बटा हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग है, डिफेंस डिपार्टमेंट अलग है, आपका हाउसिंग डिपार्टमेंट अलग है, आपका ये होम मिनिस्ट्री अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है, तो हर डिपार्टमेंट का एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में एक मिनिस्टर्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन कब हुआ था और किसने किया था। तो काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो council members holding any particular department were authorized to issue final order on behalf of the council on matters related to their department. अब दूसरा क्या था? तो यहाँ पे 1861 में एक और अनाउंसमेंट किया गया था कि अब जो वायसराय थे, वायसराय के पास तो सारा पावर था, एग्जीक्यूटिव पावर, जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर था, सॉरी, वायसराय के पास तो ओवरऑल पावर था। तो वायसराय जो थे ना, उनको अलाउ किया गया था। हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में उसका इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म देख रहे हैं। तो यहाँ पे वायसराय जो थे ना, उनको अलाउ किया गया था कि आप ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। आज के डेट में किसके पास पावर होता है ऑर्डिनेंस क्रिएट करने का? तो ऑर्डिनेंस क्रिएट करने का पावर किसके पास होता है? ऑर्डिनेंस क्रिएट करने का पावर किसके पास होता है आज के डेट में? प्रेसिडेंट सर। प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर, दोनों के पास होता है। प्रेसिडेंट के पास भी होता है और गवर्नर के पास भी होता है। तो यहाँ देखिए वायसराय को अलाउ किया गया था। और आज के डेट में भी वही 6 मंथ्स का, लास्टिंग 6 मंथ्स इफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट इन सेशन। तो आज के डेट में भी ऑर्डिनेंस कब पास किया जाता है? तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड अगर आपको याद रखना है ना, तो बहुत बार बहुत कुछ एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा हाउस कब सेशन में रहेगा तब ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, या कौन सा हाउस सेशन में नहीं रहेगा तब पास किया जाता है। मैं बोलता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद एक स्टेटमेंट, ऑर्डिनेंस कब पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? तो एक एक्सेप्शन को आप याद कर लीजिए, उसके बाद कोई भी केस आएगा तो हर केस में ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। एक्सेप्ट कब नहीं किया जा सकता है, कब किया जा सकता है उसका बहुत लंबा लिस्ट है, कब नहीं किया जा सकता है। तो जब दोनों हाउस, व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर इन सेशन, जब दोनों हाउस पार्लियामेंट के सेशन में होते हैं तब ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कोई भी केस अराइज होता है तो ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑर्डिनेंस कैन बी पास, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि किस केस में ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है। तो जब दोनों हाउस सेशन में हो तब ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कोई भी केस दे दे तो ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्लीज रिपीट सर। क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्स आप देते होंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्स में ऑर्डिनेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंस। आपको ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे दे देगा। तो प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस पास कर सकता है? बहुत सारा लंबा लिस्ट है कि जब लोकसभा सेशन में हो, राज्यसभा नहीं हो, राज्यसभा हो, लोकसभा नहीं हो, इस तरीके से। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ ये याद कर लेना है कि कब ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है। तो कब नहीं किया जा सकता है? तो जब दोनों हाउस सेशन में होगा तब ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा कोई भी सिचुएशन इमर्ज होगा तो ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। और ऑर्डिनेंस का लाइफ कितना होता है? तो 6 मंथ का ऑर्डिनेंस का लाइफ होता है। विद इन दैट 6 मंथ ये ऑर्डिनेंस जो है ये दोनों हाउसेस के द्वारा अप्रूव हो जाना चाहिए। क्यों इसको 6 मंथ का टाइम दिया गया है? अब ये भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कि सर ये ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से क्यों दिया गया है? क्योंकि
आपने तो बोला कि सर 6 मंथ्स के अंदर ऑर्डिनेंस जो है वो पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं पास हुआ तो, अगर लोकसभा सेशन में नहीं आया, राज्यसभा सेशन में नहीं आया तो क्या होगा? तो देखिए मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का ही होता है, तो 6 मंथ के ज्यादा गैप हो ही नहीं सकता है, तो 6 मंथ्स होते उनको सेशन में आना ही आना है। ऐसा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकता है कि वो सेशन में ना आए। तो मैक्सिमम गैप जो 2 सेशन के बीच में हो सकता है वो कितना का है? 6 मंथ का है। तो इस कारण से ये आंसर है। ठीक है, ये कभी कभी असर्शन रीजनिंग में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैप बिटवीन, हाँ वंडरफुल, अरे वाह मुबासिर रब्बानी, बहुत सही, वंडरफुल। ठीक है, अब हम लोग ये देख लिए कि 1861 में क्या क्या हुआ था। वायसराय को अलाउ किया गया था कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनेंस का जो टाइम होगा वो 6 मंथ का ही होगा, 6 मंथ तक ही वैलिड होगा। और कब आप कर सकते हैं? तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में नहीं हो तब, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस क्या है? एक तरीके का लॉ है। अब लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है कि एग्जीक्यूटिव के पास है? तो ऑब्वियसली ये लेजिस्लेटर के पास है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जब सेशन में नहीं होगा तब ये पावर दिया गया है वायसराय को कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे। ठीक है, ये 1861 का ये पार्ट है। अब हम लोग चलते हैं 1892 में, और 1892 के बाद फिर हम लोग इस चीज को रिवाइज करेंगे। वेट, फर्स्ट क्लास में मेरा स्पीड कुछ ज्यादा हो गया था, आज मैं एकदम स्लोली पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल मैं तेजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आता है। इंडियन काउंसिल ऑफ 1892 में क्या होता है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब हर जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल पे ही फोकस किया जा रहा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को ऐड किया गया है। अब फिर यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में नया पार्ट आ रहा है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नया पार्ट क्या आ रहा है? हाँ, 6 मंथ्स लाइफ तक ही वो इशू कर सकते थे। ठीक है, द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर टू बी रिप्रेजेंटेटेड इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल बट मेंटेन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। तो अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर से इंक्रीज करके 10 to 16 मेंबर्स कर दिया गया था कि इनके रेंज में कहीं पे 12 भी हो सकते हैं, कहीं पे 14 भी हो सकते हैं, कहीं पे 16 भी हो सकते हैं, मतलब 10 to 16 के बीच में इनका रेंज डिसाइड किया गया था। तो 1892 में क्या हुआ था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इलेक्टेड टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू अ रेंज फ्रॉम 10 to 16। कहाँ पे? तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर क्या हुआ? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये ऑफिशियल मेंबर्स का बात हो रहा है। ऑफिशियल मेंबर्स 10 to 16 के रेंज में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जा रहा था, क्योंकि इंडियंस को ऐड किया जा रहा था तो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जा रहा था। अब ये देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आज के डेट में भी आपको दिखेंगे, जो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते हैं। 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स इन द लोकसभा। तो इसी तरीके से यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जा रहा था। तो नॉमिनेशन का पार्ट भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज चल रहा है, ये सब आपको इस टाइम पे जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, sorry, some non-official member to were to be nominated in central legislative council by the viceroy। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स आएंगे, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर किसके पास था? ओवरऑल पावरफुल कौन था? तो वायसराय पावरफुल था। तो वायसराय के रिकमेंडेशन के बाद ही आएंगे। हाँ, अब गवर्नर होता है और प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पे वायसराय था, तो वायसराय के रिकमेंडेशन पे। अब वायसराय को रिकमेंड कौन करेगा? तो उनके नीचे कौन है? तो जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, और उस समय बंगाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश किया गया था। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे वायसराय जो होंगे वो कुछ नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स को वहां पे ऐड करेंगे। अब कितने मेंबर्स को ऐड करेंगे इसका कोई वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं था कि 2 मेंबर होंगे, 4 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे। ठीक है, देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वायसराय करेंगे, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन करेंगे? तो आप प्रोविंस का मतलब क्या है? स्टेट।
तो स्टेट में कौन करता है? गवर्नर। तो वहां पे जो प्रोविंस के गवर्नर होंगे दैट इज प्रोविंशियल गवर्नर। अब वो किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे? तो अपने सबऑर्डिनेट के रिकमेंडेशन पे करेंगे। अब वहां पे सबऑर्डिनेट कौन था? तो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सबऑर्डिनेट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सबऑर्डिनेट कौन है? तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार। उस समय जमींदार का बहुत पावर होता था। जमींदार, और जैसे यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया था, उसी तरीके से छोटे छोटे चैम्बर्स को भी बनाया गया था। तो यहाँ पे वो जो भी छोटे लेवल पे जो चैम्बर्स थे वो सब, तो उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर आएंगे। और अपॉइंट कौन करेगा? तो प्रोविंशियल गवर्नर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय अपॉइंट करेंगे किनके रिकमेंडेशन पे? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को भी इंक्रीज किया जा रहा था। अब पहली बार यहाँ पे बताया गया था, उसको अलाउ किया गया था कि आप जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, उस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बजट का अनाउंसमेंट कब हुआ था ब्रिटिश इंडिया में? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड में किया है। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया में बजट आया था 1860 में, 1860 में। ठीक है। अब यहाँ पे था कि ये लोग डायरेक्ट इलेक्शंस के पीछे जा रहे थे, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शंस सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि इन लोगों का सोच था कि चलो डायरेक्ट इलेक्शंस कराते हैं, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शंस का जो कॉल था ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था 1892 एक्ट में। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 89 प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को कब ऐड किया गया था? 1892 में। 1892 में प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वहां पे काम कर रहे होंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होंगे ना, वो वहां पे जाके काम करेंगे। देन यहाँ तक आपका 1892 तक का पार्ट था। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। लेकिन 1909 में जाने से पहले हम लोग 1858 से एक बार फिर स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको बताना है 1858 से कि कैसे क्राउन रूल में सबसे पहले क्राउन रूल आया, तो ये कहाँ हिट करेगा? बस मैं जो जो पूछ रहा हूँ आपको वो बताना। क्राउन रूल आएगा तो कहाँ हिट करेगा सबसे पहले? EIC एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, वंडरफुल, एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे इसने जैसे हिट किया, तो पहले किसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था? ड्यूअल गवर्नमेंट, कंपनी पावर का। कंपनी का। तो कंपनी के पावर को सीज कर लिया, कंपनी के पावर को क्या कर लिया? सीज कर लिया। और कंपनी का टेरिटरी जहां जहां था वहां वहां क्राउन रूल को एस्टेब्लिश कर दिया। इसी डबल गवर्नमेंट को एंड किया। हाँ, इसी लिंक में मैं बताते जा रहा हूँ, इसी लिंक में आपको याद कर रखना है। ठीक है। अब क्या हुआ? डबल गवर्नमेंट एंडेड। डबल गवर्नमेंट को एबोलिश कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज अबॉलिश्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बीओसी एंड सीओडी। सीओडी आप लोग कैसे भी याद रखेंगे, आज के डेट में सीओडी कितना फेमस हो गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कंफ्यूज नहीं होना है, वरना आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो सब सीओडी पे रहते हैं। लेकिन क्या हुआ था? क्रिएशन ऑफ गवर्नर, ये वाइसराय क्रिएट हो गया इंस्टेड ऑफ गवर्नर जनरल। हाँ धीरे, हाँ वंडरफुल। अब क्या हुआ था? तो डेजिग्नेट कर दिया गया था, पोस्ट का नाम जो है था वो चेंज कर दिया गया था, डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जगह पे वाइसराय बना दिया गया था। और क्या किया गया था? The members of the British cabinet were responsible to the British Parliament. Yes, sir. Secretary of State was created. वंडरफुल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी State is created. He was the member of the British cabinet. वंडरफुल। ये And ब्रिटिश he was कैबिनेट के मेंबर्स थे। And they are responsible to the British Parliament. वंडरफुल। Also responsible, right, sir. And advisory council was constituted. Created. हाँ, एडवाइजरी काउंसिल का नाम क्या था? सेक्रेटरी बना था Council of India. Council of India. काउंसिल ऑफ इंडिया। Council of Council of India. India. अब डेजिग्नेशन चेंज हो गया था। ये आपका 1858 का पार्ट खत्म। अब 1858 के बाद कहाँ एंटर किए थे? अच्छा, क्लास आपको ओवर होने वाला है, ओवर होने वाला है, तो एक बार फिर से आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए। Okay, sir.